गंगा मैया साफ हो गई, काशी क्योटो बन गया, डॉलर असतल पे आ गया, महंगाई कंट्रोल हो गई, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिली, 15 लाख लोगों को खाते में आए। 2019 का चुनाव को ये समझे कि मोदी जी की उपलब्धियों पे हुआ था, तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ, ना देश मानने को तैयार है। बहुत बड़ा मुद्दा था पुलवामा। तो क्या इसमें ये समझा जाए कि कांग्रेस जो है यूसीसी के मुद्दे पर बोलने से बचना चाह रही है, अपना स्टैंड देने से बचना चाह रही है? पहले उनको कुछ कंक्रीट आए तब तो हम प्रतिक्रिया देंगे। यूसीसी का ही मुद्दा आया तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां वो छिटर पटर दिखाई दे रही हैं। ये विपक्ष किस तरह एकजुट होगा? अभी भी एक मुद्दे पर एकजुट नहीं हो पा रहे हैं तो आगे कैसे होगा? पहले वो तो डिसाइड करके ले आवे। मोदी जी अब कोई चुनौती नहीं है, ये किसी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मोदी जी कोई देश के लिए चुनौती नहीं है। मोदी जी खुद बोझ हैं बीजेपी के लिए। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जो है वहां पर कांग्रेस और टीएमसी का अलग लड़ाई देखने को मिलती है। आप विपक्षी एकता की बात करते हैं, वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अलग लड़ाई देखने को मिलती है। तो ये एकता कुछ पच नहीं रही है। आज कोई भी दल बीजेपी को चिमटे से छूने को तैयार नहीं है। राजस्थान में भी कुछ गुटबाजी चल रही हैं पायलट को लेकर और गहलोत जी को लेकर। क्या लगता है कि वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र है। लोकसभा में मोदी जी की पार्टी को 150 सीट नहीं क्रॉस कर पाएगी। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं संबित पात्रा जी, उनसे आप पर्सनली तौर पे मिले हैं कभी? नमस्कार, मेरा नाम सुदीप अगडेरी है और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी। आज हम उनसे राजनीति से जुड़ी कई अहम और गर्म मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अखिलेश जी, एबीपी लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जिस देश में ये मुहावरा दिया जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे वानी, उस देश में क्या समान नागरिक संहिता कानून को लागू करना सफल हो सकता है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये पूरा विश्वास हो चुका है कि 2024 में उनकी बुरी तरह पराजय होने जा रही है। तो अब वो मुद्दों की तलाश में है, क्योंकि उनकी सरकार की 9 साल की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसके सहारे वो जनता के बीच में जा कर के वोट मांग सकें। खूब झूठे सब जवाब दिखाए, लंबी लंबी बातें की, अब उसका जिक्र भी नहीं करते। तो अब वो मुद्दों की तलाश में हैं, तरह तरह के मुद्दे तलाश रहे हैं, लेकिन लोग उनकी इस चरित्र से वाकिफ हो चुके हैं। अच्छा। कि परनिंदा और आत्म प्रशंसा करना, लोगों को कोसना, लोगों की कमियां निकालना, अपनी बात नहीं करना, अपने वादों का जिक्र नहीं करना, आपने जो जो कहा था उसका जिक्र नहीं करना, और जो समस्याएं हैं उसको फोकस न करके पलायन हटा, ध्यान भटकाना। तो अब कोई चालबाजी चलने वाली नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बीजेपी अगर अब मुद्दों से ध्यान भटका रही है, इस पर कांग्रेस का क्या रुख है? अगर समान नागरिक संहिता कानून आता है तो उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? पहले तो जब आए ड्राफ्ट होगी तो उसका देखा जाएगा, लेकिन और जो मुद्दे हैं उस पर कांग्रेस का रुख एकदम क्लियर है। हिंदुस्तान में समस्याएं मोदी जी के आने के बाद लोगों के जीवन में बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, बेरोजगार हो गए लोग, नई नौकरियां नहीं मिल रही हैं, महंगाई चरम पे है, बहुत सी समस्याएं हैं। ये सरकार जो मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें हैं उससे कभी अपने आप को अटैच करके उसके लिए बात नहीं करती है, न उसके निराकरण की बात करती है। तो अब चला चली की बेला है, लाख प्रयास कर लें, कोई कामयाबी नहीं मिलनी है। अब झोला उठाने का समय आ गया। तो क्या इसमें ये समझा जाए कि कांग्रेस जो है यूसीसी के मुद्दे पर बोलने से बचना चाह रही है, अपना स्टैंड देने से बचना चाह रही है? भाई, यूसीसी तो वो 2019 के चुनाव के पहले भी लाने का प्रयास किए था ना। इसी तरह से विधि आयोग से भी हुआ था। तो तब इन सरकार को लगा होगा ना कि इसमें दम है कि नहीं है। अब फिर प्रयास कर रहे हैं, तो पहले उनको कुछ कंक्रीट आए तब तो हम प्रतिक्रिया देंगे, नहीं तो अभी हम किस बात पे प्रतिक्रिया दें? बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी जी जब से अमेरिका दौरे से लौटे हैं तब से वो यूसीसी पर बिल्कुल आक्रामक हो गए हैं। इसके पीछे आपको क्या लगती है, क्या मंशा हो सकती है प्रधानमंत्री जी को? आगामी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, इसमें क्या लगता है आपको? अब देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी से अमेरिका दौरे पे सवाल हुआ और पूरे भारत की किरकिरी हुई, उसे ध्यान भटकाने के लिए इन सब चीज़ों का ज़्यादा ज़ोर शोर से प्रचार कर रहे होंगे। क्योंकि अगर कुछ वहाँ से प्राप्त किए होते अमेरिका से तो उसका जिक्र करते। अब इसमें
बेनिफिशियरी कौन था, अमेरिका था कि साहब थे कि मित्र थे, ये एक प्रश्न है। क्योंकि जितने बार ये विदेश दौरा किया है इन्होंने, वो देश से ज़्यादा मित्रों को फायदा हुआ है। ठीक है, ये आपके आरोप हैं। खैर ये बताइए कि पटना में हाल फिलहाल में भी अभी विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। तमाम जो बड़े बड़े विपक्षी दल थे वो एकत्र हुए थे, उन्होंने मीटिंग की, कुछ बातचीत हुई, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। लेकिन अब यूसीसी का ही मुद्दा आया तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां वो छिटर-पटर दिखाई दे रही हैं। वहीं पर जेडीयू ने बोल दिया है कि हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो भी इसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली समर्थन ही कर रही है। तो ये विपक्ष किस तरह एकजुट होगा? अभी भी एक मुद्दे पर एकजुट नहीं हो पा रहे हैं तो आगे कैसे होगा? पहले वो तो डिसाइड करके ले आवें। आप विपक्ष से चाह रहे हैं कि वो अपना निर्णय कर ले, अब उन्होंने अभी अपना निर्णय किया नहीं है। ये कैसा प्रश्न है? प्रश्न समसामयिक जब आएगा तो उसका जवाब मिलेगा, उसके बारे में राय स्पष्ट की जाएगी। क्योंकि अगर कोई इतने लोगों से संबंधित कोई विषय है तो कांग्रेस पार्टी का उस पर व्यू होगा। बिल्कुल। ये क्या लगता है आपको 2024 में जो ये विपक्षी पार्टियां हैं जो एकजुट करने का दावा कर रही हैं, क्या ये 2024 में एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे सकती हैं? मोदी जी अब कोई चुनौती नहीं है, ये किसी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मोदी जी कोई देश के लिए चुनौती नहीं है। मोदी जी खुद बोझ हैं बीजेपी के लिए, और उनमें कोई अब चमत्कारिक क्षमता अब एकदम नहीं है। लोग उन्हें पहचान गए हैं, वो उनका मुखौटा जग जाहिर हो चुका है। उनकी कोई भी बातें सेम वही हैं जो पिछले 9 सालों से हैं। तो जनता सिर्फ मुखड़ा दुखड़ा सुनने नहीं आई है, वो उसे परिणाम चाहिए। बिल्कुल, उसे एक नेता चाहिए, विक्रेता नहीं चाहिए। तो क्या लगता है विपक्ष में जो है भारतीय जनता पार्टी को कौन टक्कर देगा? विपक्ष टक्कर देगा, और विपक्ष में किस नेता के पीछे बीजेपी, आदरणीय मोदी जी की सरकार, उसकी संगठन, उसकी पार्टी, आरएसएस या और जांच एजेंसियां किस नेता के पीछे पड़ी है पिछले 9 वर्षों से? कौन नेता वो? विपक्ष की तमाम पार्टियों पर है, लेकिन उसमें मेन कौन है? मेन कांग्रेस है, राहुल गांधी। तो ऑब्वियस है। तो आपका कहना है कि 2024 में कांग्रेस जो है वो लीडर की भूमिका निभाएगी? देखिए, 2 विचारधाराओं का ये चुनाव होगा। 2 अम्ब्रेला हैं, एक बीजेपी, एक कांग्रेस की नीतियों वाले, हमारे लाइक माइंडेड। और पूरे देश में तो कांग्रेस है, और हमारे मित्र हैं रीजनल पार्टियां। हम सब लोग मिल के जो जन भावना इस देश की कि ऐसी सरकार जो देश के किसी के लिए हितकारी नहीं है, हम मित्रों के और मित्र हमारे, ये 2 के अलावा तीसरे की कहीं जगह नहीं है, जनता की कोई पूछ नहीं है। तो अब जनता चाहती है कि सब लोग एक होकर के आप इन्हें हमसे निजात दिलाइए। तो इसलिए सब हम लोग एक हैं राष्ट्रहित में। बिल्कुल। लेकिन अखिलेश जी, सवाल इसी एकता से जुड़ा ही है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जो है वहाँ पर कांग्रेस और टीएमसी का अलग लड़ाई देखने को मिलती है। आप विपक्षी एकता की बात करते हैं, वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अलग लड़ाई देखने को मिलती है। तो ये एकता कुछ पच नहीं रही है। नहीं, अभी तो समय है ना, आने दीजिए ना, अभी समय आने दीजिए। हमारे साथ तो कितने दल हैं? हम लोग कितने दल हैं विपक्ष एक साथ? लगभग 21 से दल हैं। बीजेपी के साथ तो जो परमानेंट उनके लायस थे, जो ट्रेडिशनल थे, वो साथ छोड़ गए। उनका कुनबा कोई बढ़ने वाला नहीं है। आज कोई भी दल बीजेपी को चिमटे से छूने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये खुद बोझ हैं। जो उसमें सवारी करेगा वो डूबेगा, और दूसरे उनको लोकतंत्र में आस्था नहीं है, वो सबको निगल जाना चाहते हैं, मित्र दलों को भी, अपोजिशन को, सबको। ये ऐसी उनकी नीति है, और इस नीति को लोग पहचान चुके हैं। तो वो तो कुनबे से सिकुड़ते जा रहे हैं, और कांग्रेस मित्र दलों का कुनबा वो बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस का जोश जो है वो बिल्कुल हाई है। तो क्या लगता है आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस का विजय रथ आगे बढ़ेगा? सिर्फ कांग्रेस का जोश रथ हाई है इतने से काम नहीं चलेगा। जनता का जोश हाई है कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि जनता को एक विकल्प चाहिए। वो विकल्प कांग्रेस के रूप में उसे दिख रहा है, और ये अब कहीं बीजेपी आने वाली नहीं है। जिन राज्यों में चुनाव होगा
वहाँ कांग्रेस 4 राज्यों में स्पष्ट बहुमत पाएगी। हम छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत से जीतेंगे। मध्य प्रदेश में हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। राजस्थान में 2/3 बहुमत जीतेंगे और तेलंगाना में हम स्पष्ट बहुमत पाएंगे। बिल्कुल, आपका कहना है कि तीनों राज्यों में आपको सरकार बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन राजस्थान में भी कुछ गुटबाजी चल रही हैं पायलट को लेकर और गहलोत जी को लेकर। क्या लगता है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र है। तो जो विचार जहाँ व्यक्त न हो, अगर उसे कोई लोकतंत्र मान रहा है, लोकतांत्रिक पार्टी मान रहा है, तो उसकी भूल है। हमारे यहाँ तो विचारों का आदान प्रदान से ही कोई निर्णय किया जाता है, या जब तक आप विचार विमर्श नहीं करेंगे तो बेहतर निर्णय कैसे कर सकते हैं। अभी राजस्थान में किस प्रकार से, कल ही एक मंच पे आज केंद्रीय एक मंत्री साहब बैठे हुए थे बीजेपी के कार्यक्रम में, किस प्रकार से वहाँ पे अंदरूनी उनकी चीज़ें दिखी। तो हमारा संगठन एक है और राजस्थान में 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिल्कुल, एकता की आपका दावा हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी जी की तरफ से भी गहलोत जी और पायलट जी के साथ बातचीत करके सुलह कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद भी सचिन पायलट खुले तौर पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सरकार का विरोध ही कर रहे हैं। तो विचार रखना तो अलग है, लेकिन सरकार का विरोध करना, ये कैसा विचार? सरकार का कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं वो, उनकी कुछ बातें हैं जो जिनविन बातें हैं, और वो संगठन को, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। उनकी यात्राएं कांग्रेस की यात्राएं थी, तो उससे कांग्रेस ही तो मजबूत हुई। वहाँ पे ये दोनों लोग कांग्रेस के ही हैं, कांग्रेस में हैं, दोनों लोग कांग्रेस के लिए कमिटेड हैं और दोनों लोग एसेट हैं कांग्रेस के लिए, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, गहलोत साहब हों या सचिन पायलट जी हों। और इन दोनों लोगों की जोड़ी फिर बहुत बड़े बहुमत से कांग्रेस को राजस्थान में सत्ता मिलाएगी। जोड़ी तो समझ में आती है, लेकिन लीडर कौन होगा, तकरार उसी पर है। मैंने फिर कहा कि ये हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म का नहीं है। जीतने के बाद हमारे विधानमंडल दल की बैठक होती है। कर्नाटक में देखा आपने? जी बिल्कुल। ये सवाल आप लोग रोजाना वहाँ भी करते थे। पहले तो कोई कहता नहीं था कि वहाँ कांग्रेस आ रही है, आ जाने के बाद अब ये सवाल आ जाता था। और कितने प्यार से, कितने स्मूथली हुआ, क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं। वहाँ ठीक है, पर्ची आ जाती है नागपुर घराना से, हो गया। वहाँ तो कोई बात ही नहीं करता है कि आपके यहाँ क्या क्या होगा, क्या लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं फॉलो की जाएंगी। वहाँ तो कोई उम्मीद भी नहीं करता। आप हमसे उम्मीद करते हैं, इसलिए आप हमसे सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पार्टियों का हस्तक्षेप एक मुख्यमंत्री बनाने में तो इनडायरेक्टली होता ही है। लेकिन हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जो केंद्र सरकार है, इसको 9 साल हो गए हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कितना नंबर देते हैं आप? -10। -10। क्या कमी है आपको? अरे भाई, कुछ उपलब्धि हो तो वही बता देना, क्यों नहीं बता पा रहे हैं अपनी उपलब्धि? कुछ उपलब्धि होती तो बताते ना, कहते ना, देखो भाइयों बहनों, मैंने 100 स्मार्ट सिटी बना दिया ना। 2 साल में, 3 साल में बनाने को बोले तो बन गया 100 स्मार्ट सिटी। गंगा मैया साफ हो गई, काशी क्योटो बन गया, डॉलर असतल पे आ गया, महंगाई कंट्रोल हो गई, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिली, 15 लाख लोगों को खाते में आए, चीन को लाल आंख दिखा दिया। बहुत से मुद्दे हैं। लेकिन अखिलेश जी तो बिल्कुल, कुछ होता तो कहते ना, लेकिन कुछ है ही नहीं, इसलिए कह नहीं रहे। लेकिन इन शब्दों का नाम तक नहीं लेते। आपने ये जो मुद्दे गिनाए हैं, इन्हीं मुद्दों के साथ 2019 का चुनाव था, उसमें भी कांग्रेस कहीं ना कहीं इन मुद्दों को हाईलाइट कर रही थी, लेकिन आपने उसको देखा। मुद्दे और एक यथार्थ, दोनों में फर्क है। यथार्थ है ना, ये आज नहीं कल मुद्दे बनेंगे, क्योंकि यथार्थ है। 2019 का चुनाव को ये समझे कि मोदी जी की उपलब्धियों पे हुआ था, तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं, ना देश मानने को तैयार है। बहुत बड़ा मुद्दा था पुलवामा, वो अपने किसी सरकार की उपलब्धि का जिक्र नहीं करते थे। तो अगर ये यथार्थ है ना कि ये कहा था उन्होंने या नहीं किया, तो यथार्थ तो हमेशा जीवित रहेगा। आज नहीं कल स्ट्राइक करेगा। अब स्ट्राइक करने लगा है जनता के मनों में। बिल्कुल, अब लगभग 1 साल ही बचे हैं, 1 साल से भी कम समय रह गया। क्या लगता है ये यथार्थ मुद्दा बन जाएगा 24 में? मुद्दा बन चुका है, क्योंकि 10 साल बड़ा लंबा समय होता है।
हमारे प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता जीरो है, क्योंकि जो कुछ कहा वो किया ही नहीं उन्होंने। अभी भी सिर्फ आत्म प्रशंसा और परनिंदा, सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए इधर उधर के झूठे सजबाग दिखा करके कितने बार आप वोट मांगेंगे, कितने बार चुनाव को आप ध्रुवीकरण करने का प्रयास करेंगे। कर्नाटक में फिर वही कैसेट बजाए थे, मुखी खा गए। तो लोगों को ये मधुआ मजदूर जो समझ रही है बीजेपी के हमारे वोटर हैं, भैया आपको बेहतर, आपने एक बड़े अच्छे सजबाग दिखाए थे, ये होना चाहिए। लोगों को लगा कि एक अवसर दीजिए मोदी जी को, लोगों ने दिया, दिल खोल के दिया, इतनी बड़ी मेजॉरिटी थी। 10 साल हो गए, आप सिर्फ सबको समस्या दे रहे हैं, सिर्फ अपने मित्रों के अलावा किसी को आपको दिखता ही नहीं है। आपको लगता है जो विधानसभा चुनाव की जीत है, इसका परिणाम कहीं ना कहीं लोकसभा में भी दिखेगा? बहुत अच्छी तरह से दिखेगा। लोकसभा में मोदी जी की पार्टी को 150 सीट नहीं क्रॉस कर पाएगी। अच्छा, मतलब अखिलेश प्रताप सिंह जी ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जो है 150 क्रॉस नहीं करेगी, एकदम नहीं क्रॉस कर पाएगी। देखिए 7 राज्यों में बीजेपी 100% सीट जीतती है, 5 राज्यों में 95 to 100% सीट जीतती है। 14-15 राज्यों में मिला करके 304-5 सीटें उनकी हैं, और वहाँ इनको घटना है, वहाँ इनको बुरी तरह घटना है। आधे पे भी नहीं, आधे से कम सीटें इधर पाएंगे, खेला खत्म। उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप जुड़े रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है लोकसभा चुनाव की? बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है, क्योंकि जनता ने अभी पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव में हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। पब्लिक माइंड मेकअप कर चुकी है। नेशनल लेवल पे राहुल जी को, और राहुल जी की जो मित्र दल, हमारे कांग्रेस के मित्र दल हैं, उनकी सरकार देखना चाहती है। आप बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं संबित पात्रा जी, उनसे आप पर्सनली तौर पे मिले हैं कभी? हाँ, बहुत अच्छा हमारे संबंध है। डिबेट शोज में तो आपकी काफ़ी तकरार होती है, पर्सनली तौर पे कैसे हैं वो? नहीं, ठीक है, अच्छा आदमी है। कभी उनसे पर्सनली तौर पर विचारों को हाँ, लेकर? कई बार भेंट हुई है, बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा नहीं है। हम लोग विचारधाराओं से अपनी बात रखते हैं, बिल्कुल। कोई ऐसा थोड़ा कि मधुर संबंध है। हमारे बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं से अच्छे संबंध है, सारे लोगों से अच्छा। हम राजनीति में लोगों से व्यवहार बनाने ही आए हैं, लोगों से तलखी लेने थोड़ी ना है। तो जैसा मुद्दा आता है उस हिसाब से बात रखी जाती है। ठीक है, सबसे आखिरी क्वेश्चन रखते हैं आपके पास सामने। राहुल गांधी जी को अभी मणिपुर एयरपोर्ट में रोका गया है। वहाँ राहुल गांधी जी मणिपुर हिंसा का जो स्थल है, वहाँ घटना स्थल पर जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने एयरपोर्ट पे ही रोक दिया। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो बहाना होता है इस सरकार का, कुछ करेंगे नहीं। 25-30 दिन लग गया, 20 दिन लग गया था उनको मणिपुर पे अपने रिएक्शन देने में। कर्नाटक चुनाव में बिजी थे, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पे किसी भी प्रकार से जरा सा भी सरकार दिखी नहीं कहीं। और उल्टे वहाँ के जो एक उग्रवादी संगठन ने, उन्होंने पोल खोल दी कि किस तरह से उससे बीजेपी के लोगों ने समर्थन मांगा था, और उन्होंने किया। जल रहा है मणिपुर, कितनी मौतें हो गई, शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? और उससे जरा सा उसका मतलब एक कहीं चर्चा तक नहीं करते हैं, कहीं उसके लिए प्रयास करते भी नहीं दिखते हैं कि कैसे उसको नॉर्मल किया जाए। क्या कांग्रेस पार्टी ने इसने नेशनल मुद्दा बनाते हुए कभी भी कोई प्रदर्शन किया, या इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, या प्रदर्शन किया हो कहीं पर आके, इसको लेकर खुलकर विरोध किया है कांग्रेस ने? किस चीज़ के पे? मणिपुर जो हिंसा हो रही है, रोजाना हम उसकी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी आज वहाँ गए हैं, हमारे वहाँ के पूरी बीजेपी की लीडरशिप यहाँ आई थी मिलने के लिए प्रधानमंत्री से, उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया। पूरी लीडरशिप यहाँ करके हम लोग अपनी बात रखी, राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट मांगा, प्रधानमंत्री से मांगा। अंत में इतने दिन इंतजार करने के बाद गृह मंत्री एक बैठक बुला के मिल रहे हैं। शुरू से कांग्रेस पार्टी इस तरह का जो वहाँ पे हिंसा हो रही है उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, कैसे लोगों के दिलों में नफरत कम किया जाए, इसके लिए प्रयासरत है। लेकिन ये सरकार तो बांटो राज करने वाले में यकीन रखती है, उसकी प्राथमिकता पे ही नहीं है इस तरह के मुद्दे। इस बातचीत को यहीं पर ख़त्म करते हैं। एबीपी लाइव को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।